हेलो दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के दूसरे चैप्टर में चलेंगे, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें आपको बुरज़होम जैसे कि मध्य प्रदेश का जो है भीमबेटका और पुरापाषाण, मध्यपाषाण, इस सब के बारे में पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं दूसरे अध्याय का नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब खाद्य संग्रह से लेकर भोजन उत्पादन तक जो भी उसका काल है उसको भी देखेंगे, और कैसे ये अपना उत्पादन, भोजन का उत्पादन शुरू हुआ, उस सब के बारे में भी, संग्रह कैसे हुआ, इस सब के बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए, कहानी का शुरुआत होता है इस प्रकार कि तुषार की रेल यात्रा। तुषार एक विद्यार्थी है जो कि रेल यात्रा कर रहा है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में, वो ये एक रिश्तेदार की शादी में जा रहा है, सॉरी, शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ठीक, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। रेल में जो है उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। बस जो है वो कुछ दशक बाद आई। रेल 150 पहले आई और उसके बाद बस। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे सारी क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। चलिए, अब शुरुआत होता है, कैसे हम इसकी आरंभ करते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो आरंभिक मानव थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे? तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जो 20 लाख पहले रहा करते थे उन्हें किस नाम से जाना जा रहा है? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इन नाम से पुकारा। जो भोजन जो इंतजाम करते थे, उनकी विधि जो थी, इन उनके आधार पर इनको इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे करते थे मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। शिकार जानवर का करते थे, चिड़ियाँ, मछली, ये सब पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आगे है, आखेटक अपना संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते थे। जो ये समुदाय के लोग थे वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के जो क्यों जाते थे, इनके बहुत कारण थे। जैसे पहले में है, पहला जो कारण है उसके आधार पर हम देखते हैं। ये सब जो कारण है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी दिया गया पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह आपको यूपीएससी में लिखने में या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, आपको एक पॉइंट के रूप में मिल जाएगा। ये पहला पॉइंट है, पहला कारण है। जो पहला कारण यह है कि वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए इसीलिए वो भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों में जाना पड़ता था। भोजन की तलाश में क्या करते थे? ये दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए, जानवर जो था हिरन जैसे था, या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूँढने के लिए एक जगह से दूसरे जाया करता था। एक जगह भोजन जैसे खत्म हो गया तो जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाता था। ठीक? तो इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी जो थे इनके पीछे जाया करते थे। जो ये जानवर गया है उसके पीछे लोग भी जाते थे इनके शिकार के लिए। अब देखिए आगे का कारण क्या है? तो आगे का तीसरा कारण है, तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल-फूल अलग-अलग मौसमों में
आते थे। जैसे सावन हो गया, भादो हो गया, आश्विन, कार्तिक, ये सब जो महीने हैं, ये सब महीने में पेड़ और फूलों के मौसम जो होते हैं, बसंत होता है, ग्रीष्म होता है, शरद होता है, ये सब जो मौसम है वहाँ पर अलग-अलग मौसम में फूल और फल आते थे। इसलिए लोग क्या करता था, इनको तलाश के लिए, इनके तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहे होंगे। उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार उनके इलाकों में घूमते होंगे। आगे है, और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़-पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और झीलों, जो पानी के बिना जो है इन सबका जीना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों, नदियों में भी ही मिलता है। पानी कहाँ-कहाँ मिलता है? नदी, झील, झरनों में मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में बारिश पानी के बाद भी मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। ये सब 4 कारण हैं, चारों इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे आगे का पॉइंट जो है वो है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। जो अभी जो मानव है उन सब के बारे में हम कैसे जानते हैं कि वो किस प्रकार से रहते थे और कैसे अपना जीवन यापन करते थे और करते हैं। आगे है, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिले हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। जो पुरातत्वविद हैं उनको कुछ ऐसे सामान मिले हैं जिसका उपयोग कौन करते थे? खाद्य संग्राहक किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जो पत्थरों के औजार हैं वो आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने तथा पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोपड़ियों तथा औजारों के बनाने में भी किया जाता था। समझ गए कैसे-कैसे इसका उपयोग ये जो आपको दिख रहा है जैसे पेड़ को उखाड़ने के लिए किया जा रहा है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सीने के लिए किया जा रहा है, वही है यहाँ पर पत्थरों का उपयोग वायु में जो किया जा रहा है, जो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जा रहा है ये। हाँ, और दाएँ में जो दिखाया जा रहा है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता। आगे है, रहने की जगह निर्धारित करना। अब कहाँ पे वो रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे उसको निर्धारित करें कि हम यहीं पर रहेंगे, वो सब के बारे में हम देखेंगे। मानचित्र संख्या 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं। जो लाल त्रिकोण वाले स्थान वो पूरा स्थल हैं, उसको हम देखेंगे अभी, जहाँ पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर खाद्य संग्राहक रहा करते थे। इनके अलावा भी और कुछ स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने-चुने स्थान ही चिह्नित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियाँ और झीलों के किनारे पाए गए हैं। कई जो हैं पुरास्थल नदियाँ, झीलों के किनारे पाए गए हैं। देखिए ये ये जो है आपको भीमबेटका हो गया, ये आपको हम दिखाते हैं। ये भीमबेटका हो गया, कोल्डिबा हो गया, चिरांद हो गया, ये देखिए मेहरगढ़ हो गया। ये सब जो है क्या है? पुरास्थल हैं। अब देखिए संकेत में हम आपको दिखाते हैं। संकेत में क्या दिया हुआ है? पुरापाषाणिक पुरास्थल कौन-कौन है? ये भीमबेटका हो गया। ये क्या है? जैसे हुंसी हो गया, भीमबेटका हो गया। ये देखिए ये सब क्या है? पुरापाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाणिक पुरास्थल कौन-कौन से हैं? नवपाषाणिक पुरास्थल ये हो गया, बैरमपल्ली हो गया, हल्लोर हो गया, चिरांद हो गया, महागढ़ा हो गया और कोल्डिहवा हो गया, दाऊजली हेडिंग हो गया। ये सब क्या है? नव पुरापानिक पुरा नवपाषाणिक पुरास्थल है। नवपाषाणिक पुरास्थल। अब देखिए आगे क्या है? महापाषाणिक पुरास्थल। महापाषाणिक पुरास्थल देखिए कौन-कौन है?
ये जैसे देखिए आदि चंदनरूल है और ये है ब्रह्मगिरी है, ये सब क्या है? महापाषाणिक पुरास्थल है। आरंभिक नगर में देखिए तो आरंभिक नगर में आपको मिल जाएँगे इनाम गाँव आरंभिक नगर हो गया। आधुनिक नगर में देखिएगा तो आपको मुंबई हो गया। ये सब क्या है? आरंभिक नगर है। आगे हम चलते हैं। आगे है, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूँढते रहते थे अ, जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। जहाँ वो ऐसे जगह को ढूँढते थे जहाँ पर पत्थर अच्छे मिले। अब देखिए जैसे ये जो आपको पॉइंट मिल रहे हैं, ये भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। आपको पूछता है भीमबेटका कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। इस पुरा स्थल पर गुफाएँ व कंदराएँ मिली हैं। लोग इन गुफाएँ में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएँ नर्मदा घाटी के पास है। कहाँ है? ये नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? क्यों? क्योंकि बारिश, धूप, हवा से यहाँ पर राहत मिलती थी। और ये देखिए अभी जो ये चित्र दिखा रहा है आपका, ये सेल चित्र है। ये सेल चित्र इनमें इनसे हमें क्या पता चलता है? तो देखिए ये जो है पशु है और इसका पीछा कौन कर रहा है? मनुष्य इसका पीछा कर रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले। उनमें इनमें जो है जंगली जानवरों का बड़ा जंगली जानवरों की का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। इन जगहों पर जो है जंगली जानवरों का अच्छे से कुशलतापूर्वक सजीव चित्रण किया गया है। ये सब जो आप देखते हैं ये गुफा है, यहाँ पर उनका चित्रण किया गया है। आगे पुरास्थल। पुरास्थल किसको कहते हैं? पुरास्थल के बारे में हम जानेंगे। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल होता है उस स्थान को पुरास्थल कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी पुरा वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। उसको क्या बोलते हैं? पुरास्थल। जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारत जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़कर चले गए। वहीं पर वो जो काम किए वहीं पर वो छोड़ गए। ये ज़मीन के अंदर, ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में मिलेगा। पढ़िएगा अगले अध्यायों में पुरास्थल कहाँ-कहाँ पर ये जगह जो है मिले हैं। अब है आग की खोज। आग की खोज के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए कुरनूल की गुफा मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा को ढूँढो, जो कि आपको हम दिखाए थे। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। चलिए देख लेते हैं कुरनूल की गुफाएँ। तो ये जो है कुरनूल की गुफा है। यहाँ पर क्या मिला है? आग के अवशेष। यहाँ पर आग के अवशेष मिले हैं। ठीक? इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। मतलब आरंभिक लोग जो थे वो आग जलाना सीख गए थे। कहाँ मिला है? कुरनूल की गुफा में आग का राख का अवशेष मिला है। राख का अवशेष कहाँ मिला है? कुरनूल की गुफा में। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। किस-किस के लिए? प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवर जो है उसको आग से लपटों से वो भागता है तो उसको भगाने के लिए। ये हो गया। आज जो है हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आप सब जान रहे हैं आग का उपयोग किस लिए किया जा रहा है। हम अपने दैनिक जीवन में भी आग का उपयोग करते हैं। गैस सिलेंडर हो गया, तो खाना पकाने में हम इसका उपयोग कर रहे हैं आग का। तो इस फैक्ट्री में इसका आग का उपयोग किया जा रहा है। तो अनेक कार्यों में आग का उपयोग किया जा रहा है आज के युग में। तो है अगला है जो नाम और तिथियाँ। नाम और तिथियों के बारे में जानेंगे अब। जो हम जिस काल में पढ़ रहे हैं, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये पुरातत्वविदों ने उनके बड़े-बड़े नाम रखे हैं। जिस काल के बारे में अभी पढ़ रहे हैं उस वहाँ पर पुरातत्वविद क्या है? वहाँ पर बड़े-बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को क्या बोल रहे हैं? पुरापाषाण काल बोल रहे हैं। यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पुरा मतलब क्या होता है? प्राचीन। 2 शब्द से बना है, एक है पुरा और एक है क्या? पाषाण।
पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और पुरा का अर्थ होता है प्राचीन से बना है। पुरा पाषाण किससे बना है? प्राचीन और पत्थर से। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कब से कब? 20 लाख से लेकर 12,000 तक के जो दौर थे उसको दौरान को माना जाता है, वह उसको बीच के काल को माना जा रहा है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस काल को कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर। ये सब 3 भाग हैं जो कि आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग हैं। आगे है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में के दौरान घटित हुई है। मानव जो काल की कहानी जो है ये 99% इसी काल में घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिल रहा है उसको क्या बोल रहा है? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। इसका मतलब इसका मतलब है क्या? इसका समय जो कितना है? इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। किस युग को? मेसोलिथ मतलब मध्य पाषाण युग को। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। औजार क्या होते थे? तो छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ, देखिए इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ। ये पूछा गया माइक्रोलिथ किस युग को माना जाता है, तो इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। किसको? मध्य पाषाण को लघु पाषाण या मेसोलिथ या माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान मिलते थे। क्या क्या मिलते थे? हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे, जो आप देखते होंगे खुरपी जिसको बोलते हैं उसमें ये, या आपको मिल जाता होगा क्या? कुल्हाड़ी, उसमें जो लकड़ी के हत्थे लगे रहते हैं उसको मुट्ठे से लगे, उसको हट्ठे बोलते हैं। ठीक, मुट्ठे से लगे हँसिया, मुट्ठा उसको बोलते हैं, उसको मुट्ठा बोलते हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत जो होता है कब होता है? 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? नव पाषाण युग। नव पाषाण युग का मतलब क्या है? जो अभी जो काल चल रही है इसको क्या बोल रहा है? 10,000 साल पहले जो होती है उसको नव पाषाण युग बोल रहा है। ठीक, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। बदलती जलवायु जो है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़ बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इन काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक कृषक बन गए होंगे। जैसे कि अभी रबी में जो होता है बुआई होता है और अप्रैल में जो होता है ग्रीष्म काल में वो कटाई हो जाता है बसंत के बाद। इसी तरह
लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कौन था? ये कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था। ये कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। अक्सर जो है लोग इन जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। इस तरह वो क्या हुए? पशुपालक बन गए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कुत्ते को क्यों कब पालतू बनाते थे? तो क्योंकि आपकी वो जंगली जानवरों से सुरक्षा करता है। अगल बगल जो है जो भी है आपके लिए वो सहायक होता है। इंफॉर्मेशन, एक तरह से मानिए कि अगर कोई घटना होती है तो आपको वो भौंक कर इन्फॉर्म कर देता है कि ये घटना घटित होने वाली है, या कुछ उसको लग जाता है वैसा तो वो सूचित करता है, आपकी सुरक्षा करता है। अब देखिए अगला पॉइंट है बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। मतलब लोगों द्वारा जो है पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करना, इसको क्या नाम दिया गया? बसने की प्रक्रिया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। जो रखे गए हैं पौधे और जानवर वो जंगली से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का चयन लोग करते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिन्हें बीमार होने की संभावना कम हो। उन पौधों और जानवर का हम चयन करते हैं जिसके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके, फिर वही उग सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींगें छोटी होते हैं। जो जंगली जानवर हो और जो पालतू जानवर है उनके दांत और सींग जंगली जानवर से छोटे होते हैं। जैसे आप देखते होंगे सुअर का जो है वो क्या है? सुअर जो पालता है और जो जंगली सुअर है उसके दांत और जो पालते सुअर हैं उसके दांत में आपको अंतर देखने को मिलेगा। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। सबसे पहले क्या आता है? पहला जो प्राचीन फसल कौन है? गेहूँ और जौ। इसी तरह सबसे पहले पालतू जो जानवर था वो कौन था? कुत्ता। कुत्ता के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। आगे है नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोग को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से लोग बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। देखिए यहाँ पर है जो किस-किस के रूप में बीज का उपयोग किया जा रहा है। तो बीज के रूप में इसका किया जा रहा है, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए, ये सब इसका उपयोग किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि शिकार या भोजन संग्रह
करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब के कारण बताओ। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाते थे, टोकरी बुनते थे, ये सब किया करते थे। अगला है जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त किया जा सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन क्या है? भोजन का भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या-क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस तरह होता है? किस लिए होता है? इस सब के बारे में आप जान रहे हैं कि जानवर का उपयोग हम किस रूप में कर रहे हैं। जानवर का उपयोग हम उसके मांस के लिए करते हैं और उसका उपयोग किसके लिए? चमड़ा का उपयोग हम वस्त्र के लिए कर रहे हैं। इस सब का उपयोग हम जानवरों का कर रहे हैं आज के युग में। आगे क्या है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? जो चित्र है मानचित्र संख्या पृष्ठ संख्या तो जो 13 है मानचित्र 2 में उसमें कर रहा है, वो जो नीले वर्ग के जो चित्र है उसमें जो है दिखाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं नीले वर्ग में उसमें क्या दिखने को बोल रहा है। पता है इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। चलिए हम देख लेते हैं इस चित्र को। ये जो देखिए आपको कश्मीर के क्षेत्र में, मेहरगढ़ के क्षेत्र में और ये चिरांद हो गया, कोल्डीवा हो गया, ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये कहाँ क्या था? ये पश्चिम का क्षेत्र था। ये बीच का क्षेत्र है जो कोल्डीवा हो गया। ये सब के ये दक्षिण के क्षेत्र में जो देख लीजिए हल्लोल जो हो गया, ये सब है। आगे है इसलिए अ, आगे है जो वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज जो सबसे रोचक है वो जले हुए अनाज और और दानों के अवशेष हैं। जो जले हुए अनाज हैं, दाना है उनका ये महत्वपूर्ण अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियाँ की भी पहचान कर सकते हैं। आगे है अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं जैसे कि बुर्ज होम। कहाँ? तो यहाँ पर जो है झोपड़ी और घर के निशान कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम में। वर्तमान ये कहाँ पर है? कश्मीर में। ये कश्मीर में है बुर्ज होम। लोग के बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास गड्ढे के नीचे घर बनता था उसको क्या बोलते हैं? गर्तावास। अ, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। आप समझ गए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछता है जो बुर्ज होम कहाँ पर है? तो ये कश्मीर में है। वहाँ पर क्या मिला है? गर्तावास। गर्तावास किसको कहते हैं? जो लोग लोग गड्ढे के नीचे जो घर बनाते थे उसको क्या बोलते थे? गर्तावास। तो एक गर्तवास का चित्र बनाने के लिए बोला है। बहुत सारे जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? नवपाषाण। जो पुरापाषाण से भिन्न है उसे नवपाषाण माना गया है।
इनमें वे औजार हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का मूसल का प्रयोग मूसल है, तो मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजारों हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। कुछ औजार किससे बनाया जा रहा है? हड्डियों से। उसका प्रयोग जो है मूसल का प्रयोग और ओखली का प्रयोग किस लिए करते थे? तो उसमें जो है अपने अनाज को पीसने के लिए मूसल और ये मूसल जो है एक यहाँ पर लकड़ी का होता था, यहाँ पर ऊपर से अभी भी गाँव में मिल जाएगा आपको, बहुत जगह यहाँ पर मूसल और ओखली का प्रयोग करते हुए लोग मिल जाते हैं। ये देखिए आपको अनेक प्रकार के पत्थर जो दिख रहे हैं, सबका अनेक-अनेक प्रकार का उपकरण ये था और इसका अनेक प्रकार का काम हर चीज़ का हर प्रकार से काम किया जाता था। आगे है नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी का बर्तन मिले हैं। कभी-कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। बर्तनों का उपयोग किस लिए? चीज़ों के लिए, अलंकार के लिए। इसमें कुछ-कुछ लिखा भी जाता था। धीरे-धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। कौन-कौन? चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज। इसके साथ-साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। आगे है जो ये देखिए आपको चित्र मिल रहे हैं। ये चित्र जो है पात्र है ये। क्या है एक? कल्पना ये पात्र है। क्या ये परिवर्त क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही दिखाए गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री-पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे-धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। जो कुछ शिकार कर रहे थे, वो धीरे-धीरे कुछ जो लोग थे, वो खेती और पशुपालन को अपना लिए। बहुत लोग जो थे बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। बहुत लोग जैसे घुमंतू हो गए, वो सब मौसम के मुताबिक अपना-अपना जीवन यापन किया करते थे। आगे है सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब देखिए कुछ जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ये चित्र को आप देख रहे हैं। ये मेहरगढ़ के जीवन एवं मृत्यु के बारे में बताया गया है, जो वहाँ पर क्या और कैसे लोग अपने जीवन यापन किया करते थे। मानचित्र 2 में है, जो मेहरगढ़ को आपको हम दिखा दिए थे, ऊपर में है। तो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा-भरा समतल स्थान है। कौन है? तो ये मेहरगढ़ जो है, ये जो मेहरगढ़ था, ये कहाँ जाने के लिए? ईरान जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा-भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री-पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़-बकरी पालना शुरू किया था। कहाँ सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना शुरू हुआ? तो मेहरगढ़ में। कहाँ? तो मेहरगढ़ में। याद रखिएगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों के ही हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ के मेहरगढ़ में इसके अलावा चौ चौकोर या तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते हैं। देखिए जो ये दिखाया गया है 4 कमरे हैं और ये जो है भंडारण के काम आते होंगे। मेहरगढ़ का ये चित्र है, घर का चित्र है। मेहरगढ़ में जो दिखाया गया है कुछ-कुछ सामान भी हैं, कुछ जो भी है वहाँ पर 4 कमरे या कुछ अधिक होते होंगे, जो भंडारण के लिए काम में आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। क्या होता है? मृत्यु के बाद सगे संबंधी हैं जो उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। क्या है?
लोगों की आस्था है मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। एक जो कब्र था उसमें मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, जो परलोक में खाने के लिए व्यवस्था कर दिया है मृतक को, बकरी दे दिया लेकर। ये जो है बकरी का चित्र है, ये मृतक हैं, कंकाल है ये, वही दिखाया गया है। ये चैप्टर देखिए अब है अन्यंत्र, जो यहाँ और बाहर के जो कुछ यहाँ और बाहर के जो कुछ अंतर हैं उनके बारे में बतलाया गया है। जो फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, फ्रांस में जो है गुफा है उनमें जो की गई चित्रकारी है उनके बारे में यह बतलाया है। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो, कहता है अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। यह इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले के से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए, 20 से 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जैसे देखिएगा इसमें घोड़ा है, बकरी है, जंगली घोड़ा, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअर के चित्र इसमें दिखाए गए हैं। गहरे चमकीले रंगों से ये चित्रित किया गया है। आगे है, इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया जाता था। जो ये चित्र जो है किससे बनाया जाता था? लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ये सब जो चित्र हैं उन सब के बारे में बताया। आगे है कुछ दिया हुआ है कि नवपाषाणिक पुरास्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। एक क्या चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। जो है ये सीरिया से चकमक पत्थर लाया जा रहा है, लाल सागर से कौड़ी, भूमध्य सागर से सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। देखिए कुछ उपयोगी शब्द हैं, उपयोगी शब्द के बारे में देख लेते हैं। उपयोगी शब्द है आखेट, खास संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक और पशुपालक, नवपाषाण युग और कब्र। ये खत्म हो गए। आगे हम अगले जो है यहाँ पर कुछ और हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलता है। मध्यपाषाण युग का काल क्या है? तो 12,000 से 10,000 साल पहले का है। और दूसरा है बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ है? लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ है? 10,000 साल पहले। और मेहरगढ़ की में जो है बस्ती का आरंभ कब हुआ है? तो 8,000 साल पहले, 8,000 साल पहले। तो चलिए ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अगले चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है उसको भी हम करेंगे बहुत जल्द, और धीरे धीरे हम इसको ख़त्म करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करने की कोशिश करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।